इसको एक जॉइंट्स की प्रॉब्लम्स की तरह देखा जाता है और ज्यादातर पेशेंट्स जिनको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम डिटेक्ट होता है वो ऑर्थोपेडिशियन के पास जाते हैं। जबकि यूरिक एसिड बॉडी में जमा होना ये एक मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम है, एक मेटाबॉलिक डिजीज है जो है बहुत ही अलार्मिंग है। एक इसके आगे रेड डॉट लगा देना चाहिए कि सेल्फ मेडिकेशन जो है वो सबसे डेंजरस चीज है। तो इस तरह से करके यूरिक एसिड की जो प्रॉब्लम है उसको आप दवाइयां बंद करके भी ठीक कर सकते हैं और अपनी डाइट को करेक्ट करके अकेला और अपने खाने की टाइमिंग्स को ठीक करके करेक्ट कर सकते हैं। अगर तो सुबह सुबह बहुत ज्यादा स्टिफनेस हो रही है तो वो ज्यादातर या तो यूरिक एसिड वालों में होगी या फिर वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस वालों में होगी। खाने की क्वांटिटी कम रखनी चाहिए बहुत, और 6 बजे के बाद तो बिल्कुल भी नहीं खाना है। ये सबसे पहले जरूरी बात है जो ध्यान में रखने वाली है। जितना ज्यादा हम नाइट ईटिंग करते हैं उतना हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो खराब होता है, तो इसलिए नाइट ईटिंग से हमें बचना है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज हम एक बार फिर जुड़े हैं डॉक्टर अनु के साथ में। डॉक्टर अनु, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार वंदना जी। डॉक्टर अनु, आजकल यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा लोगों में देखने को मिल रहा है, तो आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि यूरिक एसिड के सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे किसी को पता चले कि उसे यूरिक एसिड हो गया है? देखिए, यूरिक एसिड जिनकी दिक्कत होती है वो ज्यादातर जॉइंट पेन्स के साथ ही डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, या फिर ये कह लीजिए कि जॉइंट पेन्स में जॉइंट्स में दिखने के बाद जब जॉइंट में पेन्स होना उनको स्टार्ट हो जाता है तभी वो रियलाइज करते हैं कि उनको कुछ दिक्कत है। और जनरली टेस्ट वेस्ट करवाने के बाद उनको ये समझ में आता है कि उनको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है। यूरिक एसिड की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है? मतलब कि किस वक्त डॉक्टर के पास जाना चाहिए? देखिए, जो एक सेट वैल्यू है वो 3.5 से लेके 7.25 के बीच बीच की मानी जाती है। लेकिन डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए ये वैल्यू जो है ये डिसाइड नहीं कर सकती, क्योंकि हर एक इंसान की बॉडी के लिए इस यूरिक एसिड के लेवल की टॉलरेशन पावर जो है वो अलग अलग रहती है। तो कुछ लोग को तो ये यूरिक एसिड जो होता है वो 4 पे भी पेन्स देता है, 5 पे भी वो लोग बिल्कुल चल फिर नहीं सकते हैं। कई लोगों का 7 या 8 रहने पर भी उनकी बॉडी में कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। तो इसलिए डॉक्टर के पास जाने के लिए वैल्यूज नहीं, बॉडी के सिम्टम्स देखने चाहिए कि क्या उनको बॉडी में जॉइंट्स में स्टिफनेस है, पेन है, डिस्कम्फर्ट कितना है, और ये डिसाइड करता है कि उस यूरिक एसिड को ट्रीटमेंट की जरूरत है कि नहीं, किसी डॉक्टर की जरूरत है कि नहीं। कौन कौन से टेस्ट होते हैं? देखिए, जो यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि ये इसको एक जॉइंट्स की प्रॉब्लम्स की तरह देखा जाता है और ज्यादातर पेशेंट्स जिनको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम डिटेक्ट होता है वो ऑर्थोपेडिशियन के पास जाते हैं। जबकि यूरिक एसिड बॉडी में जमा होना ये एक मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम है, एक मेटाबॉलिक डिजीज है। इसमें क्या रहता है कि हमारी बॉडी जो है वो उसका प्रोटीन का जो मेटाबॉलिज्म होता है, जो प्रोटीन को पचाने की प्रक्रिया के बाद वो फाइनली जो बनता है वो नहीं बनके वो क्रिस्टल्स बनके, यूरेट के क्रिस्टल्स बनके जो है वो बॉडी में जमना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। नॉर्मली ये 3.5 से लेके 7.2 के बीच बीच में इसका जो टेस्ट रहता है ब्लड टेस्ट के थ्रू इसको करवा सकते हैं, पता चल जाता है कि इसका लेवल कितना है ब्लड में। लेकिन जॉइंट्स में वो कितनी दिक्कत दे रहा है इसका पता एक्सरे से लग सकता है या सिम्टम्स से लगता है। सबसे पहले तो पेशेंट को सिम्टम ही आएंगे। सबसे पहले तो उसको दर्द महसूस होगा, कुछ डिस्कम्फर्ट महसूस होगा। ज्यादातर क्या होता है कि पेशेंट को सुबह सुबह उठ के उसके जॉइंट्स जो है, ये जो छोटे जॉइंट्स हैं खास करके, वो एकदम से जकड़े रहते हैं या उनमें जलन होती है, उनमें स्वेलिंग हो जाती है, टेंडरनेस यानी कि छूने से भी दर्द होगा, ऐसे भी पॉसिबिलिटी है। तो ये दिक्कत जो है यूरिक एसिड की, सबसे पहले तो उसको यही पता चला पेशेंट को कि मेरी बॉडी में ये दिक्कत है। ये अपने आप में एक उसका इंडिकेशन है, एक टेस्ट है। दूसरी बात कि
उस जॉइंट का उसमें दर्द क्यों हो रहा है, वो उसका एक्सरे करवा के देखा जा सकता है कि उसमें मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन है, तो वो क्रिस्टल्स जो जमे हैं उनका लेवल क्या है। यानी कि क्या होता है कि यूरिक एसिड का लेवल जब ब्लड में बढ़ता है, हमारी बॉडी उसको मेटाबोलाइज ठीक से नहीं कर पाती है, तो वो जहां जहां उनको जगह मिलती है वहां वहां जमना शुरू हो जाते हैं। अब छोटे जॉइंट्स जो है, छोटे जॉइंट्स के बीच में स्पेस कम रहता है, इसलिए यहां पर वो पहले नजर आ जाता है। थोड़े क्रिस्टल जमने से भी वहां इमोबिलिटी हो जाएगी, स्टिफनेस हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, पेन महसूस होगा, छूने से दर्द होगा, जलन महसूस होगी, रेडनेस नजर आएगी जॉइंट्स में। तो इसलिए एक्सरे करवाने से बिल्कुल क्लियरिटी से पता चल जाएगा कि जॉइंट्स इन्वॉल्व थे, कितनी को क्वांटिटी में जो है वो स्पेस यूरिक एसिड ने घेर लिया है, वहां उसका डिपोजिशन जो है हो गया है। या फिर ब्लड टेस्ट के थ्रू अगर आप आरएफटी यानी कि रीनल फंक्शन टेस्ट करवाएंगे, जो किडनी का टेस्ट माना जाता है, तो उसमें का लेवल मापा जाता है। जो किडनी के लिए टेस्ट करवाया जाता है आरएफटी, उसी के अंदर ही एक यूरिक एसिड का लेवल भी मापते हैं, असेस करते हैं उसको हेमाटोलॉजिकली। तो वो जो लेवल है 3.5 से लेके 7.2 तक मान जाता है कि ये नॉर्मल है। तो इस तरह से ये जो दो टेस्ट हैं यही इसके सिग्निफिकेंट टेस्ट हैं। डॉक्टर अनु, क्या यूरिया और यूरिक एसिड एक ही चीज़ है या अलग अलग चीज़ें हैं? देखिए, ये जब आप आरएफटी का रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें यूरिया और यूरिक एसिड दो अलग अलग चीजें मेंशन होती हैं। ज्यादातर लोग इसको कंफ्यूज कर देते हैं, यूरिया को और यूरिक एसिड को, जबकि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। ये दोनों किडनी के थ्रू हमारी बॉडी से इसको बाहर निकाला जाता है एक मेटाबॉलिक वेस्ट की तरह। और जब ये बाहर नहीं निकलते प्रॉपर या किसी वजह से बढ़ जाते हैं, तो उस समय हमारे ब्लड में इनके लेवल्स जो है ये बढ़े हुए नजर आते हैं। तो किडनी पेशेंट्स का यूरिया बढ़ा रहता है, उनका क्रेटिनिन बढ़ा रहता है, और साथ में उनका यूरिक एसिड भी बढ़ सकता है। लेकिन यूरिक एसिड बढ़ा होना यानी कि आप किडनी पेशेंट हैं, ऐसा नहीं है। यूरिक एसिड अकेला बढ़ सकता है, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया ये एक मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ होता है, इसलिए यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है। और जब वो मेटाबॉलिज्म के गड़बड़ की वजह से बढ़ता है, तभी ही वो जॉइंट्स में प्रॉब्लम देता है, तभी ही वो डैमेज करता है। तो यूरिया और यूरिक एसिड दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। वो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है, ये एक एसिड है, और दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीजें, एक नहीं है। जी। डॉक्टर अनु, ये बताइए कि जब किसी का यूरिक एसिड बढ़ जाता है तब उसे क्या चीज़ खानी पीनी चाहिए और किन चीज़ों से बिल्कुल परहेज करना चाहिए? देखिए, यूरिक एसिड जब बढ़ता है तो उसको जब वो जॉइंट्स में दिखता है, उसके पहले ही हमारी बॉडी हमें बताना शुरू कर देती है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ हमारे मेटाबॉलिज्म की गड़बड़ हो रही है। वो कैसे पता चलता है, पहले मैं इस बारे में अगर बताऊंगी तो हम बड़ी आसानी से समझ जाएंगे कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। जिन कई पेशेंट्स की हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो उनको ज्यादातर एसिडिटी की हिस्ट्री रहती है, होगी। उनकी जो डाइजेशन है यानी उनकी बॉडी की पिट बड़ी रहेगी, हीट निकलेगी, या कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम बॉडी में उनको महसूस होता होगा पहले, जिसमें कि गर्मी ज्यादा लगेगी, एसिडिटी ज्यादा बनेगी, हीट ज्यादा महसूस होगी, जलन ज्यादा महसूस होगी। तो ये एक पित्त की बीमारी समझी जाती है आयुर्वेद में। तो इसलिए अब ये समझना आसान है कि अगर ये पित्त की बीमारी है और इस यूरिक एसिड का बड़ा होना यानी पित्त का बड़ा होना, यानी कि शरीर में गर्मी का बड़ा होना, तो इसलिए गर्म नेचर की चीजें नहीं खानी है। वो चीजें खानी है जो ठंडी नेचर की होगी। और तो ये जो है उसको सब में हमारी हेल्प करेगी। ये तो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम हमने बात कर ली। इन पर्टिकुलर अगर हम बात करते हैं तो ज्यादातर पेशेंट्स को जो प्रोटीन वाली चीजें खाने से मना किया जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये प्रोटीन का जो मेटाबॉलिज्म है वो सही से नहीं होने की वजह से ही प्यूरिन्स का मेटाबॉलिज्म जो है वो सही नहीं होता, इसलिए प्रोटीन से बनी हुई जो चीजें हैं वो कम लेनी चाहिए, जिसमें कि
दूध और दूध से बनी हुई सारी चीज़ें आ जाती हैं, और हमारी दालें आ जाती हैं जो कि प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है हमारे लिए। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे शरीर के लिए ये चीज़ें ज़रूरी भी हैं। तो वो चीज़ें ज़रूरी हैं, इसलिए उनका सेवन तो कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेड मात्रा में करना है जिनको यूरिक एसिड प्रॉब्लम दे रहा है उनके लिए। बाकी लोग बिना रेस्ट्रिक्शन के खा सकते हैं अपने शरीर के कैपेसिटी के हिसाब से, लेकिन जिनको ये प्रॉब्लम दे रहा है, सिम्टम्स आ रहे हैं, उनकी डे टू डे एक्टिविटी डिस्टर्ब हो रही है इसकी वजह से, तो उन लोगों को अपनी डाइट में ज़रूर चेंजेस करने चाहिए। पहली बात तो ये कि बहुत ज़्यादा गर्म तासीर की चीज़ें नहीं खानी है, वो चीज़ें खानी है जो डाइजेशन में आसानी से खाई जा सके, तो जितना हो सके वो कच्चा फूड अगर खाएंगे तो उतना ही उनके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि वो इजी टू डाइजेस्ट होता है और गर्मी नहीं करता हमारी बॉडी में, पित्त को बढ़ाता नहीं है। जल आने वाला मतलब विदाही फूड हम आयुर्वेद में बोलते हैं, एक टर्म है स्पेसिफिकली इसके लिए। तो जितना ज्यादा इन्फ्लामेटरी जो फूड जो है वो नहीं खाना, मतलब तली हुई चीजें या जिन जो भारी नेचर की चीजें हैं जिनको खाने के बाद पचाने के लिए भी हमारे शरीर को बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, और वो इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करते हैं हमारी बॉडी में। इसलिए ऐसे सारे फूड्स को अवॉइड करना है, उनको नहीं खाना है। कौन सी चीज़ों को खाना पीना यूरिक एसिड के पेशेंट के लिए अच्छा माना जाता है? देखिए वैसे तो सारी तरह के जो फल हैं, सब्जियां हैं, ये सारे वो पेशेंट्स खा सकते हैं। दालों की थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन रहती है, जो छिलके वाली दालें रहती हैं उनको थोड़ा सा जो है रिस्ट्रिक्ट करके खाना है। बिना छिलके की दाल ले सकते हैं पेशेंट्स, वो उनके लिए फायदेमंद रहेगा। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स को अवॉइड ही करना है, क्योंकि वो भी प्रोटीन रिच होते हैं। तो क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म की ही प्रॉब्लम है, तो इसलिए डाइट इसमें सबसे मेजर, सबसे बड़ा रोल जो है डाइट प्ले करती है। तो जी। रॉ फूड जितना हो सके उतना ज्यादा अपनी डाइट में शामिल करके रखिए। और इसके अलावा जो हमारे आसपास उगने वाले हर्ब्स हैं उनको भी हम अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। जो अदरक रहती है, अदरक एंटी इंफ्लेमेटरी रहता है, तो अदरक को जरूर अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। हो सके तो खाने से 20 मिनट पहले ही अदरक खा लीजिए। खाने के बाद सौंफ खाइए या छोटी इलायची खाइए, जिससे हमारी पाचन तंत्र को ठीक होने में आसानी होगी, सुविधा होगी, और इन टर्न हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो करेक्ट होगा। एक चीज मैं और मेंशन करना चाहूंगी कि अननेसेसरी जो हम मेडिसिन लेते हैं उसको हमें बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम है। तो एक चीज को हमें समझना पड़ेगा कि प्रोटीन मेटाबॉलाइज होता कैसे है हमारी बॉडी में। जो हमारे पेट में एसिड बनता है वो प्रोटीन को मेटाबोलाइज करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, लेकिन हम बहुत सारी ऐसी दवाइयां खाते हैं कि एसिडिटी को दूर करने वाली। एसिडिटी को दूर करने की दवाइयों के चक्कर में होता क्या है कि जो मात्रा HCl की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, उस एसिड की जो प्रोटीन को पचाने के लिए जरूरी है, वो बननी चाहिए हमारी बॉडी में, उसको भी हम दवाइयों से सप्रेस कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो वो उसको कम करने से क्या होता है कि प्रोटीन अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता। डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो अनडाइजेस्टेड ही आगे आगे जाता रहेगा। उनके आगे आगे जाने से ऑफ कोर्स सिर्फ यूरिक एसिड बल्कि कोलन कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। तो इसलिए जो भी दवाइयां हम सेल्फ मेडिकेशन खास करके जो करते हैं उनके लिए तो ये बात जरूर जो है बहुत ही अलार्मिंग है। एक इसके आगे रेड डॉट लगा देना चाहिए कि सेल्फ मेडिकेशन जो है वो सबसे डेंजरस चीज है, और जितनी भी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हैं उनका कारण बहुत हद तक सेल्फ मेडिकेशन रहता है। बिना सोचे समझे हम वाइटामिन खाते हैं, बिना सोचे समझे हम पेन किलर्स खाते हैं, बिना सोचे समझे हम एसिडिटी की दवाइयां खाते हैं, ये बिना जाने हुए कि वो दवाइयां खाने से जो हम खाना खा रहे हैं उनमें से भी न्यूट्रिशन हमारी बॉडी नहीं ले पाएगी। तो इन टर्न हमारी बीमारी और बढ़ने वाली है, कम नहीं होने वाली है, और साथ साथ में हमें उसके साथ ही दूसरी बीमारियों से भी जूझना पड़ेगा। तो इसलिए खाने के साथ साथ ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो दवाइयां हम खा रहे हैं उन दवाइयों का हमारे जो फूड का मेटाबॉलिज्म है उसके ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है, ये हमें समझने की जरूरत है। तो अपनी दवाइयां जो आप खा रहे हैं उनको जानिए, उनको पहचानिए और फिर उन्हें खाइए। तो इस तरह से करके यूरिक एसिड की जो प्रॉब्लम है उसको आप दवाइयां बंद करके भी ठीक कर सकते हैं, और अपनी डाइट को करेक्ट करके अकेला
और अपने खाने की टाइमिंग्स को ठीक करके करेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर अनु, जब किसी का यूरिक एसिड बढ़ता है तो उसके जॉइंट्स में पेन होता है, तो ऐसे में पेन को रोकने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? उस वक्त कौन से काढ़े पीने चाहिए या ऐसी क्या चीज़ करें जिससे कि वो पेन कम से कम हो जाए? देखिए, क्योंकि जो यूरिक एसिड है ये एक एसिड है, तो इसको ऑब्वियसली न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ ठंडी चीजें, कुछ ठंडी नेचर की चीजें हमें देनी पड़ेगी, जिसमें सबसे बेस्ट है गिलोय। यूरिक एसिड की अगर बात करें तो सबसे बेस्ट इसके लिए गिलोय है। ये इसका वन स्टॉप सोल्यूशन है। गिलोय को आप काढ़ा बना के लीजिए, गिलोय का आप चूरन लीजिए, गिलोय का सत्व आता है आप वो ले सकते हैं, या उसको जो उसका जूस निकाल कर पी सकते हैं खाली पेट सुबह, वो भी सबसे बढ़िया है। अगर आपको फ्रेश उसकी जो डंडियां रहती है, जो स्टिक्स रहती है वो मिलती है, तो उनका जूस निकाल के आप सुबह सुबह खाली पेट अगर 15 से 20 ml भी ले लेंगे तो वो अकेला ही सफिशिएंट है यूरिक एसिड की प्रॉब्लम को करेक्ट करने के। घर में जो बुजुर्ग होते हैं उनको कहते सुना है कि जब किसी को यूरिक एसिड हो जाए तो उन्हें सवेरे सवेरे के टाइम में लहसुन की कलियां खानी चाहिए, तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, लहसुन जो है वो नेचर में गर्म रहता है, वो जॉइंट पेन्स में हेल्प जरूर करता है। जो जॉइंट पेन्स ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से हुआ या ठंड लगने की वजह से हो रहे हैं, जो ठंड ठंड से बढ़ रहे हैं, जो भी जॉइंट पेन ठंड लगने से बढ़ रहे हैं या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, उनमें लहसुन खाने से आराम मिलेगा। लेकिन यूरिक एसिड की प्रॉब्लम तो पित्त की प्रॉब्लम है, ये ऑलरेडी गर्मी की प्रॉब्लम है, तो इसलिए इसको करेक्ट करने के लिए थोड़ी सी ठंडी नेचर की चीजें खानी जरूरी है। तो अदरक इसमें हेल्प करेगा, क्योंकि अदरक जो है वो एंटी इंफ्लेमेटरी होता है, वो सूजन को कम करता है, और यूरिक एसिड बढ़ने के कारण, उसके डेपोजिशन के कारण जो जॉइंट्स रहते हैं उसमें इंफ्लेमेशन हो जाती है, उसमें सूजन आ जाती है। तो उसको कम करने के लिए अदरक एक बहुत अच्छी चीज है। उसका जूस निकाल के लगा भी सकते हैं और उसको चबा के हम खा भी सकते हैं, और वो हमारे डाइजेशन को भी अच्छा करता है। तो इसलिए अदरक यूरिक एसिड वाले पेशेंट के लिए एक बेटर ऑप्शन है। दूसरी चीज जो आपने और एक पूछी वंदना जी, कि इसको घर पे ही हम ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं, जी। तो इस पे जैसे ज्यादातर लोग ऑयल्स लगा देते हैं, पेन किलर ऑयल हो गया, या कोई सिकाई है जॉइंट पेन्स में हम करते हैं। तो जो यूरिक एसिड की पेन्स होती हैं, पहली बात तो ये है कि हम इसको बिना टेस्ट के भी पहचान सकते हैं। मैं आज आपको एक ऐसा बड़ा ही सिंपल, मैं 2-3 पॉइंट्स बता दूंगी जिससे कि घर पे बैठे ही जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे सुनने वाले हैं, वो जज कर सकेंगे कि मेरा जो पेन है उसका कारण क्या है और उसको मैं ठीक कैसे कर सकता हूँ। जॉइंट पेन्स हैं, अगर तो सुबह सुबह बहुत ज्यादा स्टिफनेस हो रही है, तो वो ज्यादातर या तो यूरिक एसिड वालों में होगी या फिर वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस वालों में होगी। रूमेटॉइड आर्थराइटिस की जो प्रॉब्लम रहती है उसमें भी बहुत ज्यादा जकड़न हो जाती है, सुबह सुबह स्टिफनेस हो जाती है। लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस की पेन जैसे जैसे काम में लगते हैं वो ठीक होती है, वो कम होती जाती है, जैसे जैसे एक्टिविटी करेंगे वो कम होती जाएगी, और वो ज्यादातर बड़े जॉइंट्स में होगी। अब बड़े जॉइंट्स में ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम भी होती है, जो कि एज के लिंक्ड है, जो कि डिजेनरेशन की प्रॉब्लम है, जो हमारी हड्डियां अंदर से खोखली होने के कारण होती है, उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस या संधिगत वात कहते हैं। ठीक है, वो दर्द जो रहता है, अगर बड़े जोड़ों में शाम को ज्यादा दर्द हो रहा है तो वो संधिगत वात यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेन होगा ज्यादातर केसेस में। अगर वो सुबह सुबह हो रहा है तो वो हो सकता है कि वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेन होने की ज्यादा चांसेस है। तो ये तो एक मोटा मोटा डिफरेंस ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बीच में समझ में आ गया। यूरिक एसिड की जो प्रॉब्लम होती है इसमें सात, पहली बात तो ये ज्यादातर केसेस में ये छोटे जॉइंट्स में होगा, और दूसरा इसमें जलन होगी, और इसमें रेडनेस भी हो सकती है, छूने पे दर्द भी हो सकता है, और सबसे बड़ी इसकी जो आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स है, हमेशा उस पेशेंट की जो डाइजेशन सिस्टम है वो इन्वॉल्व होगा, उसको एसिडिटी की प्रॉब्लम साथ में पहले से भी उसकी हिस्ट्री रहेगी,
और जॉइंट पेन के साथ में भी उसको गर्मी महसूस हो रही होगी, उसको अंदर भी जलन महसूस हो रही होगी। तो अगर इस तरह की जॉइंट पेन की प्रॉब्लम है हमें, तो घर बैठे ही हम क्या कर सकते हैं, इस तरह की जॉइंट पेन के लिए उसके ऊपर आप चंदन का लेप कीजिए, वो उससे ठीक होगा, उससे ठंडक मिलेगी उसको। तो वो चंदन के लेप से उस पर आराम आएगा। अगर वही दर्द जो है किसी रूमेटॉइड अर्थराइटिस का है, तो उस पर हम कोई भी पोटली का सेक करेंगे, सूखा यानी नमक भर के गरम, या फिर बालू यानी रेत जो रहती है उसकी पोटली बना के गरम करेंगे तो आराम मिलेगा। अगर वो हड्डियां अंदर से खोखली होने यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से, जो कि एज के साथ, बढ़ती उम्र के साथ जो जॉइंट पेन्स होते हैं, अगर वो पेन्स है तो वो पेन्स तेल लगाने से ठीक होंगे। उस पर आप कोई भी तेल लगाएंगे तो उस पर आराम ही लगेगा। तिल का तेल सबसे बेस्ट सोल्यूशन है उसके लिए। तो ये तीनों तरह के जो पेन्स हैं, इनको मैनेज करने का घर पे ही हम अपनी समझ से बड़ा ही आसान तरीका है ये। और एक एक ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, इन तीनों से ही इसको मैनेज किया जा सकता है। जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है उनका डेली रूटीन कैसा होना चाहिए? रूटीन तो उनका ऐसा है कि सबसे पहले उन्हें अपने खाने पीने का जो सिस्टम है और उठने और सोने का सिस्टम है, वो उनका बिल्कुल सन के साथ सिंक में होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये तो उनके मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम है, और मेटाबॉलिज्म को करेक्ट करना यानी हमारे पाचन तंत्र को करेक्ट करना, सबसे पहले हमें अपने शरीर की घड़ी को सेट करना पड़ेगा। वो सेट कर लेंगे तो काफी हद तक ये मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम जो है ये उनकी करेक्ट हो जाएगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि सुबह वो सूर्योदय के साथ उठ जाएं, उठ के हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, और सुबह सुबह ही चाहे तो वो अदरक का एक टुकड़ा चबा सकते हैं, और उसके बाद वो 10 बजे से लेके 2 बजे के बीच बीच में ही अपना ज्यादातर जो मेजर फूड है वो खा लें। 2 बजे के बाद खाने की क्वांटिटी कम रखनी चाहिए बहुत, और 6 बजे के बाद तो बिल्कुल भी नहीं खाना है। ये सबसे पहले जरूरी बात है जो ध्यान में रखने वाली है। दूसरी बात ये है कि खाना क्या है, उसके लिए भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी ऐसी चीजें जो बहुत ज्यादा तली हुई, बहुत ज्यादा खट्टी, बहुत ज्यादा एसिडिक नेचर की नहीं हो। एल्कलाइन नेचर की चीजें जो है वो खाएं। एक्टिविटीज में भी बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए हमें, जितना हो सके वो मेडिटेट करें, क्योंकि जितना ज्यादा शांत रहेंगे उतना ज्यादा पित्त भी शांत रहेगा। तो ये जो और रात के समय पे सूर्य ढलने के बाद कोशिश यही करें कि कुछ भी ना खाया जाए। जितना ज्यादा हम नाइट ईटिंग करते हैं उतना हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो खराब होता है, तो इसलिए नाइट ईटिंग से हमें बचना है। डॉक्टर अनु, आज आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। आपने यूरिक एसिड के बारे में जो जानकारी दी, उम्मीद है हमारे दर्शकों को ज़रूर पसंद आएगी। अगर दर्शकों का भी कोई सवाल है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं, उनके सवालों का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। डॉक्टर अनु, आप हमसे जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।